अध्याय 24। किताब खरीदना और लूट जाना। वह किताब एक मार्शल आर्ट किताब है। यह आंदोलनों पर केंद्रित एक सभ्य मार्शल आर्ट तकनीक को रिकॉर्ड करती है। इसे 6 थॉटफुल स्टेट्स ऑफ द स्पिरिट्स कहा जाता है। तो ये था कि ओलिवर ने भौहें ऊपर उठाई और सोचने का नाटक किया। वास्तव में आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करने वाली मार्शल आर्ट तकनीक एक सामान्य तकनीक थी जो कई स्थानों पर पाई जा सकती थी। सामान्य ओझाओं की नज़र में इसमें कुछ खास नहीं था। वे इस मार्शल आर्ट की प्रतियां मानव क्षेत्रों में वितरित पा सकते थे। ये सीखने और महारत हासिल करने के लिए एक अच्छी तकनीक थी और निस्संदेह इसने कई ओझाओं की मदद की जिन्होंने इसमें महारत हासिल की। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि यह एक अधूरी तकनीक थी। दरअसल यह मार्शल आर्ट तकनीक कहानी की एक महत्वपूर्ण तकनीक का हिस्सा थी। तकनीक को कहा जाता था। इस तकनीक को स्पिरिट स्ट्रैच कहा गया। एक अविश्वसनीय रूप से तेज गति वाली तकनीक जिसका उपयोग दुनिया की आत्माएं यात्रा करने के लिए करती हैं। सभी शर्तों को पूरा करने के लिए इस तकनीक को मुख्य तकनीक के अन्य भागों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। इससे भी अधिक बेतुकी बात यह थी कि कोई इसे बहुत ही अजीब कारण से पूरा कर सका। उपन्यास में अकादमी आर्क में एक पात्र इस तकनीक के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने में सक्षम था और आत्माओं से सीधे स्पिरिट स्ट्रैच प्राप्त करता था। वह इसे कैसे हासिल कर पाया? ये सब आत्माओं से संबंधित किसी भी चीज के प्रति उसके गंभीर जुनून के कारण था। यह अत्यंत घृणित था, लेकिन ऐसी दुनिया में जहां युद्ध और राक्षस बड़े पैमाने पर थे, किसी को ओझाओं की अजीब हरकतों की परवाह नहीं थी। मैं इसे ले लूंगा, ओलिवर ने दुकान के मालिक से कहा। स्पिरिट स्ट्रैच प्राप्त करना उसके लिए बेहद फायदेमंद होगा क्योंकि उपन्यास में जिस चरित्र के पास ये था वह हमेशा भागने में सक्षम था जब भी उसकी कक्षा राक्षसों के साथ मुसीबत में पड़ती थी। ये 500 नेडेन होगा। ओलिवर ने दुकानदार को कोसा। ये बहुत महंगा है। रियायती कीमत क्या है? उसने पूछा। मैं इस पर ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाऊंगा इसलिए इस पर कोई छूट नहीं है। क्या? नहीं, तुम्हें इसके बारे में कुछ करना होगा, अन्यथा इसे भूल जाओ। ओलिवर ने तुरंत गॉन रणनीति लागू की जो उसने अपने पिछले जीवन में सौदेबाजी और बातचीत करते समय सीखी थी। वह आदमी इस क्षण अवाक रह गया। उसने सुबह से ज्यादा बिक्री नहीं की थी और ओलिवर उसका पहला ग्राहक था जिसे वह खुद लाने गया था। वह ओलिवर को कुछ बेचे बिना जाने नहीं दे सकता था। हाँ, ठीक है, अगर आप कुछ और भी खरीदे तो मैं कीमत कम करने को तैयार हूँ। यह कोई बुरा सौदा नहीं था। तो फिर मुझे वह दे दो। ओलिवर ने कांच के एक बक्से की ओर अपनी उंगली उठाई जिसके नीचे एक सामग्री रखी हुई थी। एक काला पदार्थ जो कुछ हद तक पारदर्शी और दर्पण जैसा था। ये बहुत हल्का, ठोस रूप में लचीला माना जाता था। ठोस रूप में इस पदार्थ की बनावट मोम जैसी थी। इस सामग्री का गलनांक ज्ञात उच्चतम में से एक था। कहने की जरूरत नहीं कि यह अतिचालक था। इसे हाइपोन कहा जाता था। इसका उपयोग आमतौर पर कठिन ऐस पर विशेष हथियार बनाने के लिए किया जाता था। उसके लिए इसका कुछ उपयोग था इसलिए उसने इसे खरीदने का फैसला किया। आपकी खरीदारी के लिए धन्यवाद। छूट के बाद आपकी कुल राशि 2000 नेडेन होगी। यहाँ ओलिवर को तुरंत अपने सामान से भरा एक बैग मिला और उसने मालिक को उसकी राशि का भुगतान कर दिया। ये बहुत ज्यादा था लेकिन हाइपोन की थोड़ी सी मात्रा भी काफी महंगी मानी जाती थी क्योंकि यह एक दुर्लभ सामग्री थी। इतना कहकर वह दुकान से चला गया। बाजार में वापस आकर उसने कुछ और चीजें खरीदी। अचानक कुछ घटित हुआ। कोई रास्ता नहीं। ओलिवर ने अपनी आंखें चौड़ी की और उस बैग को देखा जिसमें उसका सामान था। मेरा बटुआ कहाँ है? ये सही है, उसकी जेब काट ली गई थी। कोई वास्तव में जेब काटने की हिम्मत करता है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे अब तक इसका एहसास भी नहीं हुआ जब मुझे इसकी जरूरत थी। वह पूरी तरह से अविश्वास में बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। किसी ने दिन के उजाले में कबीले के युवा मालिकों में से एक की जेब काटने की हिम्मत की। वे जिस कुंबे में अभी चल रहे थे वही उनके परिवार का था। फिर भी उन्होंने उस परिवार के किसी व्यक्ति को लूटने का साहस किया।
वह भौंचक्का रह गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि हर किसी को पता नहीं था कि सफ़ेद बालों वाले लोग मिस्टिक परिवार के सदस्य थे। उनका कबीला भले ही लोकप्रिय हो लेकिन कबीले के मुख्य लोग हमेशा रहस्य में डूबे रहते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसे लूट लिया गया। कबीले का एक सामान्य युवा मालिक अपनी जेबें काटने की इजाज़त नहीं देता था। बात सिर्फ इतनी थी कि ओलिवर की भी इंद्रियां तेज हो गई थी, लेकिन वह एक बेवकूफ़ की तरह घूम रहा था। उसने अपने पिछले जीवन में ऐसी जादुई वस्तुएं कभी नहीं देखी थी। ये सब उसे नया और रहस्यमय लगा। उसकी नज़रों में यहाँ सब कुछ अलौकिक था। वह कैंडी की दुकान में एक बच्चे की तरह सब कुछ तलाशने में इतना खो गया था कि उसकी सुरक्षा गंभीर रूप से कम हो गई, जिसके परिणामस्वरूप ये हुआ। कबीले बाजार ने उसे सुरक्षा की भावना प्रदान की और इस प्रकार उसने अनजाने में ध्यान नहीं दिया। कहने की जरूरत नहीं है, कोई भी समझदार युवा मास्टर उसके जैसा बाजार में नहीं घूमेगा। उनकी परिस्थितियां अलग थीं और उन्हें अपने लिए संसाधन खरीदने के लिए ऐसा करना पड़ा। मुझे सावधान रहना चाहिए था। जब उसने चारों ओर देखा तो उसकी आंखें एक बार फिर रहस्यमय हो गईं। उसे ढूंढने की उम्मीद में जिसने उसकी जेब काटी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह चोर को नहीं ढूंढ सका। ये स्पष्ट था कि कुछ समय पहले उसे लूट लिया गया था और अब तक चोर शायद काफी दूर था। आह! उसके हाथ उसकी जेब में गए और कुछ नोट निकाले। अब उसके पास बमुश्किल कोई नेडेन बचा था। उसका अधिकांश पैसा उस बटुए में था जो अब चोरी हो गया था। ये बहुत निराशाजनक है। उसने अपना सिर हिलाया। इसके बारे में सोचने के बाद वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अचानक अंधेरे विचार आए। उसने पास की कुछ दुकानों और मोल भाव कर रहे ग्राहकों की भीड़ पर नजर डाली। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? उसे यह हास्यास्पद लगा। हालांकि भीड़ का फायदा उठाकर इन लोगों को गुप्त रूप से लूटना उसके लिए कोई मुद्दा नहीं होगा। उसे लगा कि यह बहुत कम है। उन्होंने पढ़ा था कि कैसे नायक अपने पुनर्जन्म और स्थानांतरण के बाद निराश हो जाते हैं, और उन्हें लगा कि यह समझ में आता है, लेकिन अभी उनका मन उन निर्दोष लोगों को लूटने के लिए तैयार नहीं था जो शायद उनसे अधिक गरीब हों। उसमें और उस व्यक्ति में जिसने उसका बटुआ चुराया था क्या अंतर होगा? इसके बजाय उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ब्रह्मांडीय शून्य टकटकी के साथ वह काफी दूर तक देख सकता था और कुछ ऐसी उपस्थिति थी जिसने उसे थोड़ी दिलचस्पी दी। कहानी खत्म। अलविदा।